जयपुर से निकलकर हम पहुंच गए हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र और ये है बस्सी। बस्सी एसटी की रिजर्व सीट है। पिछले 3 बार से यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत रहा है। राजस्थान कम्युनिटी नहीं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा निर्भर करता है। और मेरे साथ है बस्सी की जनता। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है बस्सी के मुद्दे और किस तरह से बस्सी के मुद्दे राजस्थान के मुद्दों से मेल खाते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे और बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। ये बताइए कि बस्सी का अगर हम बात करें तो पिछले 3 बार से निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों जीत रहा है? बस्सी की जो जनता है या बाहुल्य क्षेत्र में यहाँ 2 कम्युनिटी ज़्यादा है। एसटी हमारे यहाँ सीट है, लेकिन जब एसटी के यहाँ के लोगों को जब ज़्यादा परेशानी हो गई तो यहाँ की जनता ने सोचा कि एक बार परिवर्तन लाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यहाँ से 2 बार अंजू धानका ने यहाँ विजय प्राप्त की और तीसरी बार भी यहाँ से विधायक लक्ष्मण जी को यहाँ से जिता के भेजा। ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट है और एक आश्चर्यजनक परिणाम देने वाली सीट है। और ये कहा जाता है बस्सी के लिए कि यहाँ स्थानीय मुद्दों को देखते हुए और यहाँ ऐसा व्यक्तित्व आना चाहिए जो हमारे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कि हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ का विकास अच्छे ढंग से करा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, वो परिवर्तन में विश्वास करते हैं और उनके लिए ये मुद्दा नहीं रखता कि हम किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि पिछले 3 बार से एसटी की रिजर्व सीट होने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हारते रहे हैं। और पिछली बार जो जीते थे लक्ष्मण मीणा, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान काडर से, वो कांग्रेस से इस बार चुनाव मैदान में हैं। किस तरह से राजस्थान के मुद्दे बस्सी से मेल खाते हैं? अब हम चलेंगे महिलाओं के पास जो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा एस त्रिवेदी है। करुणा जी, ये बताइए कि अगर हम महिलाओं के मुद्दे की बात करें, जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है बस्सी, आता दौसा में ज़रूर है। यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, ख़ास तौर से महिलाओं को लेकर। आप एक महिला हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लगातार राजस्थान के, बस्सी के ही नहीं, राजस्थान के भी महिला अपराध के मामले में आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे बलात्कार की स्थिति हो, चाहे किसी भी लूटपाट, हर तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं। आज महिलाएं बच्चियां स्कूल जाने में डरती हैं। क्यों? महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए डरती हैं। क्यों? आजकल खुलेआम दिन दहाड़े बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ। तो ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो गया राजस्थान अचानक क्राइम में, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ क्राइम में इतना ज़्यादा सुर्खियों में छाने लगा? इसका मेरे अकॉर्डिंग ये कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर नेताओं का दबाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए पुलिस प्रशासन स्वतंत्र नहीं है अपने कार्यप्रणाली को अंजाम देने के लिए, और इसी कारण अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अपराधियों के मन में वो जो भय था पुलिस का, वो खत्म होता जा रहा है। और पुलिस को भय है अपने ट्रांसफ़र का, अपने जो निजी परेशानियां जो होती हैं उनको काम करने में आती है उससे। क्योंकि वो किसी भी अपराधी को यदि सजा के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं के फ़ोन आ जाते हैं कि नहीं नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में काम करती है। पुलिस दबाव में काम करती है। हम चलेंगे एक पत्रकार के पास जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे। हिरेन जोशी इनका नाम है। हिरेन, हमें ये बताइए कि बीच में आ जाइए आप, ये बताइए कि इन्होंने एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया कि सरकारी तंत्र जो है उसमें एक बड़ी खामी है कि पुलिस दबाव में है। ये कितना सत्य है? ये एक जनता के नाते इनका अनुभव भी है, क्योंकि कानून और व्यवस्था ये सरकार जब से है या आप आज़ादी के बाद से जो सरकारें हैं, तो कानून और व्यवस्था पक्ष विपक्ष का बड़ा मुद्दा रहता है। जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती है, और उस मुद्दे को आधार तब मिलता है जब अपराध बढ़ते हैं या कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो इस अवधि में कई घटनाएं ऐसी हुई जिनमें सांप्रदायिक उन्माद भी हुआ, सांप्रदायिक तनाव भी हुआ। उदयपुर में आप कन्हैयालाल हत्याकांड देखेंगे, भरतपुर में साधु का आत्मदाह देखेंगे, करौली में जो दंगे हुए उनको लेकर। तो बीजेपी ने निश्चित रूप से विपक्ष में रहते हुए इन मुद्दों को जनता के सामने रखा, और कानून व्यवस्था, कई बलात्कार और महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हुई, और इन्होंने जैसे आंकड़ों का कहा, तो जो राष्ट्रीय अपराध जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके जो आंकड़े हैं उसमें भी राजस्थान ऊपर आया। तो इन सारी चीज़ों से लगता है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम जनता हमेशा सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं रही, उसका क्या एक मुख्य कारण ये माना जाए कि गृह मंत्री
जो होना चाहिए पोर्टफोलियो वो किसी मंत्री के पास नहीं रहा, खुद मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय रहा। लेकिन बावजूद इसके कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं रहती है तो ये मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करती है। नहीं, अगर हम पार्टी राजनीति के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से अगर गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद नहीं भी हैं, गृह विभाग का जिम्मा उनके ऊपर नहीं है, तो भी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की रहती है और विपक्ष का ये आरोप रहता है और पक्ष जो होता है, जो सत्तारूढ़ दल है, वो उसको नकारता है। लेकिन जहाँ तक घटनाओं की रही है और घटनाओं के बाद एक्शन मोड में होना, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया, अपराधियों को पकड़ना, यही चीज़ें सापेक्षिक रूप से तुलना होती है इनकी कि कितने दिनों में। जैसे कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में आए थे, तो उनका एक बयान बड़ा चर्चित रहा। उन्होंने कुछ राजस्थान की घटनाओं का जिक्र किया और उन्होंने ये बताया कि ये घटनाएं अगर उत्तर प्रदेश में होती तो हम आपको बताते इसका परिणाम। तो कहने का मतलब जो एक तरह से कानून और व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने की जो प्रतिक्रिया है या उन पे जो डंडा है, वो बीजेपी का ये दावा है कि उनके राज में अपराधियों पर नकेल होती है और मौजूदा ढीली और लच्चर व्यवस्था है। इन सब के बीच जनता चीज़ों को देख रही है, जैसे कि आम जनता, खासकर महिलाओं को ये तो निश्चित रूप से है कि महिलाओं को आज सामान्यतः ऐसी घटनाओं के कारण जेवर पहनते हुए निकलने में भी कई बार डर लगता है। हो सकता है अन्य राज्यों में भी ये स्थिति हो, लेकिन ये एक चर्चा का विषय बहुत बड़ा इन चुनावों में भी। कानून व्यवस्था को बीजेपी लेके तो आई है चर्चा में। चुनाव व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और कांग्रेस इस मुद्दे पर काफ़ी डिफेंसिव नज़र आई है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस इस मामले में सफाई भी देती रही है। एक और चर्चित मुद्दा रहा और वो दिल्ली तक छाया रहा और वो है पेपर लीक का मुद्दा, जिस पर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के करीबी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के करीबी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ और कंपटीशन की तैयारी करवाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पेपर लीक, आप टीचर हैं, आपके पास काफ़ी बच्चे आते होंगे, हर बार वो तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो 17 बार का रिकॉर्ड बनाया राजस्थान ने, तो ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब था, ख़ास तौर से उन युवाओं के लिए जिनके सारे सपनों पर पानी फिर जाता था। जो पेपर लीक का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में, युवाओं के लिए, युवाओं को बैकफुट पे लाने का जो काम किया है वो पेपर लीक ने किया है। क्योंकि राजस्थान में जो लोग हैं, यहाँ पे लोग पानी की कमी है और लोग सरकारी नौकरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, तैयारियाँ करते हैं। बच्चे जो काफ़ी गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, वो बेचारे काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, कोचिंग की फ़ीस देते हैं और उसके बावजूद तंत्र ऐसा फैल हुआ कि इनके जो ठेकेदार हैं, सरकार के जो ठेकेदार हैं, वो पेपर लीक करवाते हैं और लीक करवाने के बाद जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो पैसा देके सरकारी नौकरियां पा लेता है और जो वास्तव में जो युवा है, जो शिक्षित है, जो पढ़ाई करता है, वो बैकफुट पे चला गया है और कई बच्चों ने आत्महत्याएं भी काफ़ी की है। काफ़ी सुसाइड केस सामने आए हैं इन पेपर लीक प्रकरण के कारण। और टीचर से हम कैंडिडेट के पास जाएंगे। ये बताइए कि इन्होंने बच्चों की व्यथा बताई, आप युवा हैं, आपके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज रहा कि बार बार तैयारी कर रहे हैं और बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं? देखो, मेरा सर मानना ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी कैटेगरी के बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, वो बार बार, अब पेरेंट्स बेचारे गरीब हैं, अपना डेली दिनचर्या उनका जी जानता कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी फ़ीस वगैरह, लाइब्रेरी की फ़ीस भर रहे हैं, देखो स्टडी मटेरियल खरीदते हैं, उनके बावजूद भी, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हर बार उनको वही रिजल्ट मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर एग्ज़ाम रद्द हो रही है। वो कहीं ना कहीं एक कारण रहा है। एक अभिभावक होने के नाते आप क्या कहेंगे? अभिभावक होने के नाते मैं कहूँगा कि जो बच्चे हमारे राजस्थान में गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये खेती का एरिया है और यहाँ पानी की बहुत कम व्यवस्था है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जैसे 4-4 साल बच्चे जयपुर रह के तैयारी करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाते हैं तो उनका मनोबल ख़त्म हो जाता है। इससे बहुत बुरा झटका लगता है और बच्चे आत्महत्याएँ कर रहे हैं और गरीबी इतनी है कि उनके रोजी रोटी का कोई वो साधन नहीं है। आपने खेती की बात करी, गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। एक किसान होने के नाते आप क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा विफलता या सफलता रही सरकार की? ये तो विफलता ही है, कुछ भी कर्जा माफ़ नहीं किया गहलोत सरकार ने। तो आप कहना चाह रहे हैं ये झूठे वादे थे? झूठे, बिल्कुल थोतले वादे थे। तो फिर दोबारा चुनाव में गहलोत सरकार आई है और गहलोत सरकार का ये कहना है कि हमने गारंटी दी है, गारंटी स्कीम्स दी है और 7 स्कीम्स पे उन्होंने ये कहा है कि हम, ये पक्की गारंटी है कि हम गरीबों की मदद करेंगे। एक बार फिर से हम अपने पत्रकार साथी के पास जाएंगे।
हिरण, ये बताइए जो सरकार ने जो 7 गारंटी दी है, एक तो कौन कौन सी वो गारंटियां हैं और किस तरह से क्या इसको अमली जामा पहनाया गया? इसमें मुख्य रूप से जो सीधी सहायता देने से जुड़ी हुई है, कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस ने प्रयोग किए थे हिमाचल और कर्नाटक में, उसी को राजस्थान में इम्प्लीमेंट करते हुए 7 गारंटियां दी गई है। और उन 7 गारंटियों में मुख्य रूप से महिलाओं को सालाना एक मुश्त नगद राशि देने का है, किसानों को लाभ है, चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाएं हैं, इन सबको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में और आम जनता, जैसे भी किसान मित्र ने बोला, जो किसान कर्ज माफ़ी जो पिछले चुनावों में जो मुख्य रूप से कांग्रेस नेताओं ने जो कहा था, राहुल गांधी जी ने भी, कि कर्जा तुरंत माफ़ होगा, भारतीय जनता पार्टी ने बैंकों के जो विज्ञापन थे जिसमें ज़मीन नीलामी के मुद्दे थे, उन विज्ञापनों को आधार बनाते हुए कहा कि एक तरफ तो आप कर्जा माफ़ का कह रहे हैं, दूसरी तरफ बाकायदा बैंकों ने इश्तिहार जारी करके और किसानों का कर्जा नहीं चुकाने की स्थिति में ज़मीन नीलाम करने के उन्होंने विज्ञापन जारी किए। तो एक तथ्यात्मक चीज़ आ गई। सरकार का इसमें यह था कि अधिसूचित और राष्ट्रीय बैंकों का है, ये राजनीतिक विषय तो हो गया है। लेकिन इस सब के बीच राजस्थान, चूँकि वर्षा यहाँ बहुत कम होती है, यहाँ की खेती विषम परिस्थितियाँ हैं मौसम की भी, यहाँ के किसान की अपनी अलग अपेक्षाएं हैं पार्टियों से। यहाँ राजनीति अपनी दिशा में चलती है, लेकिन खेती यहाँ पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। यहाँ भूजल नहीं है, भूमिगत जल नहीं है। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप लुभावने वादे कोई भी पार्टी करती है तो उसको जनता तोलती है पूरा। और यहाँ तो बिल्कुल मासा भर भी अगर थोड़ी सी भी कसर रह गई तो जनता उल्हाना देगी। शायद इन्हीं चीज़ों को लेकर निश्चित रूप से कर्ज माफ़ी के लिए प्रयास किए भी गए होंगे, लेकिन अगर जनता कहती है तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। कुछ न कुछ तो आधार होते ही, आधार होता है और जनता जो है झूठ नहीं बोलती है। हम महिलाओं के पास चलेंगे। गहलोत सरकार ने ये दावा किया है कि हमने काफ़ी मदद की है, हमने महंगाई में राहत दी है। आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई राहत मिली है या सिर्फ चुनावी वादे हैं ये और दावे हैं? चूँकि हम तो बिहार से हैं, राजस्थान से हैं नहीं, तो सरकार के मामले में तो हमको उतना नॉलेज है ही नहीं। फिर भी हम कहते हैं सरकार कहीं ना कहीं वादा किया है तो अपने वादे पे खरे उतरेंगे और उनको उतरना चाहिए। एक जनता के लिए उनका वादा सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, आप बिहार से हैं तो यहाँ बस्सी में क्या कर रहे हैं आप? बस्सी में हम विद्यासागर कॉलेज में रहते हैं और पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बताइए, अगर तुलना की जाए दोनों राज्यों की तो क्या लगता है कमोबेश एक जैसा ही है या यहाँ पर बेहतर हालात हैं या यहाँ बेहतर हालात हो सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा बेहतर एजुकेशन के मामले में यहाँ होना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा बिहार एजुकेशन में हम लोग का पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए अच्छा है, लड़कियों के लिए बेहतर होना चाहिए। बस्सी में प्रॉपर जो लड़कियाँ सुरक्षित पढ़ सके, बस्सी में रह के पढ़ाई लिखाई अपना अच्छा करके कुछ अच्छा नौकरी कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। इन्होंने सवाल उठा दिया है। हमारे साथ एक और महिला है जो टीचर हैं। इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर एजुकेशन जो है वो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बिहार से आप कंपेयर कर रहे हैं और राजस्थान को बिहार से भी इन्होंने पीछे बताया है। आप क्या कहेंगे एक टीचर होने के नाते? मैं एक टीचर होने के नाते यही कहना चाहूँगी कि बिफोर कोरोना जो स्कूलों की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, ऑफलाइन जो था हमारा, और ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद में एजुकेशन की जो स्थिति है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। 2 साल बाद जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आए हैं, अगर वो तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो उनका लेवल जो है पढ़ने का स्तर वो कक्षा प्रथम तक की है। तो जहाँ सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है उनमें क्रियान्विति बहुत कम होती है और यह समय सरकार को चुनने का है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत ठोक बजा के ही सरकार को चुनना चाहिए। ठोक बजा के चुनना चाहिए। 5 साल बाद जनता का वक्त आया है और बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजस्थान के अंदर एक और मुद्दा छाया रहा। मैं बस्सी में हूँ और ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र है और मीणा, गुजर और अन्य जातियों के बीच में लगातार कास्टिस्ट फैक्टर रहा है और अलग अलग पार्टियां इसको अपने तरीके से भुनाती रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, वो है सचिन पायलट फैक्टर। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये कहा जाता है कि 4 साल तक जो है कांग्रेस वेंटिलेटर पे रही और उसके बाद अचानक वो होश में आ गई। पत्रकार साथी के पास मैं बाद में जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो पायलट और गहलोत के बीच में जो तनातनी चली उससे आम आदमी को क्या नुकसान हुआ? पायलट और गहलोत साहब के बीच में जो तनातनी चली उससे आम आदमी, पूरी राजस्थान की 36 कौम 52 बिरादरी पूर्णतया त्रस्त रही।
और वो इतनी त्रस्त रही कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, और अपन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनप्रतिनिधि को चुन के इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे सुख दुख में साथी होंगे, हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें मिल पाएगी। उन चीज़ों से वंचित रहा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, अन्याय, महिलाओं के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार और युवाओं के साथ धोखा, पेपर लीक जैसे प्रकरण, किसानों के साथ धोखा, ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो ये गहलोत और पायलट की खींचतान में देखने को मिली। गहलोत और पायलट की खींचतान को देखने को मिली। एक और युवा साथी मेरे साथ है जो बस्सी से हैं। ये बताइए कि अब ये कहा जा रहा है सचिन पायलट और गहलोत के बीच में राजीनामा हो गया है। बीजेपी इस इंतज़ार में है कि 5 साल बाद अब कांग्रेस जाएगी और हमारी बारी आएगी, लेकिन पायलट साहब का ये कहना है कि हमारे बीच में राजीनामा हो गया है और हमारी सरकार वापस आ रही। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी कोई तय नहीं है, मतलब आपस में अंदर से तनातनी चल रही है। बस्सी के बाशिंदे होने के नाते आप क्या कहेंगे कि इसका राजस्थान की जनता पर कितना प्रभाव पड़ा, जैसे इन्होंने बताया? सर देखिए, जो गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो आपसी लड़ाई थी, मनमुटाव थे, वो उनकी जो एक दूसरे के सार्वजनिक मंच से जो एक दूसरे पे जो कटाक्ष किए गए, जो उनके लिए ऐसी ओछी भाषा का प्रयोग किया गया, वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। और एक प्रदेश स्तरीय जो नेतृत्व होता है, उनके द्वारा ऐसी अगर भाषा का प्रयोग किया जाता है तो जनमानस पे नेचुरल है पड़ेगा। हर आदमी उनकी मनोभावना समझता है कि वो सिर्फ सत्ता के लालची हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम करते हैं। जनता का मोह नहीं है, जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं है। जनता की सुख सुविधाओं पे ध्यान नहीं है। हम अपने पत्रकार साथी के पास वापस चलेंगे। ये जो दोनों के बीच में जो चला, जयपुर से लेकर दिल्ली तक, और एक तरह से सरकार वेंटिलेटर पे चली गई। एक वक्त तो ऐसा आया जब ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। वो अपने साथियों के साथ गुड़गांव के अंदर कैंप करने लगे थे। तो इसका एक पत्रकार के तौर पर आप इस पूरे घटनाक्रम को चुनाव के मौके पर किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी तो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जनता की स्मृति बहुत कमज़ोर होती है और जनता भूल जाती है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है कि जनता भूल भी जाए तो जो कांग्रेस की जो राजस्थान की लीडरशिप है वो उसे भूलने नहीं दे रही है, क्योंकि अभी टिकट वितरण में भी ये बातें आई। जैसे अभी जब कांग्रेस की सूचियाँ जारी हुई तो मुख्यमंत्री कैंप से ये बातें आई, जब कुछ लोगों के टिकट रोके गए तो ये बात आई कि जिन्होंने सरकार को संकट में डाला था उनको टिकट दे दिए गए और जिन्होंने बचाया था उन पर अभी होल्ड किया गया है। तो फिर जनता की स्मृति में ये चीज़ें आनी हुई। आपने मानेसर की घटना जो ताज़ा की, जैसलमेर में कैंप किया, कोरोना तो इस सरकार के कार्यकाल में हुआ ही था। तो इस सब के बीच इन चीज़ों का असर इन चुनावों में तो पता नहीं, लेकिन इस चुनाव के परिणामों के बाद अगर मुकाबला एक तरफा होता है या फोटो फिनिश मुकाबला होता है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, तो उस समय ये सोया हुआ राक्षस, मतलब एक तरह से जो विरोधी मत हैं दोनों एक ही पार्टी के अंदर, मतलब बोतल से जिन बाहर आ जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस की बात नहीं है। जब हम पार्टी में मतभेद कहिए या मनभेद कहिए, बीजेपी के अंदर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वसुंधरा फैक्टर। एक खेमा है जो चाहता है कि वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री के तौर पे वो चेहरा देखना चाहते हैं। बाकी लोग हैं जो उनके विरोध में रहे हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पे अपना दावा ठोकते रहे, मुख्यमंत्री पद पे, वसुंधरा राजे भी आपके नाम पर भी दावा किया जाता है। तो एक पत्रकार के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इनफाइटिंग सिर्फ कांग्रेस में है या उसका बीजेपी में भी उतना ही जोर है? जोर अपन कह सकते हैं कि एक पब्लिक चर्चाओं में तो ये बात है, लेकिन जिसे आजकल पार्टी आला कमान शब्द कहते हैं, उसमें बीजेपी में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो एक तरह से अपन कहेंगे इतना जोर है कि यहाँ किसी ने अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहेंगे तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनकी जो प्रमुख रैलियां जितनी भी हुई हैं उसमें मंच पर वसुंधरा राजे को वही तरजीह दी गई है जो दी जानी चाहिए। कहीं से भी न पार्टी के प्रमुख लोगों ने कोई स्टेटमेंट एंट्री दिया है, ना उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि टिकट वितरण में जो सूचियों में चीज़ें हो रही हैं और राजनीति में अगर दलों के अंदर लोकतंत्र है तो निश्चित रूप से कांग्रेस में भी अगर दलीय लोकतंत्र है तो ये चीज़ें होंगी और भारतीय जनता पार्टी में भी होगी। सवाल ये है कि अंदर की बात बाहर किस पार्टी में आती है, तो कांग्रेस में ज़्यादा आती है, बीजेपी में कम आती है। कांग्रेस में ज़्यादा है और बीजेपी में ये सार्वजनिक मंचों पर दिखाई नहीं देता। इसका मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिनके चेहरे पर बीजेपी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में चुनाव लड़ती है। और ये जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी कमी कांग्रेस में ज़रूर खलती है।
ये आवाज़ है जनता की और ये आवाज़ है बस्सी की। फिलहाल मुझे और मेरी टीम कैमरामैन शुभम और मुकेश को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।